Hello all, welcome to Chemistry कक्षा। आज सबसे पहले बात करेंगे कुछ थर्मोडायनामिक टर्म के लिए, जिसमें से सबसे पहला टर्म स्टेट। जब कभी हम लोग गूगल मैप पर किसी जगह के लोकेशन को ढूंढते हैं तो वहां आपको दिखाता है डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में उस लोकेशन को। जैसे मान लो मुझे अपने घर से किसी एक नए मार्केट को जाना है और मुझे नहीं पता कि वो मार्केट जो है वो मेरे घर से कहाँ है। जब मैं उसको लोकेशन पे ढूंढूंगी तो वहां दो तरह से आप बात समझते हैं। एक तो गूगल मैप में आपको वो डिस्टेंस दिखाएगा कि 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, वॉट एवर। और दूसरा आपको वहाँ टाइम समझ में आता है कि इट विल टेक, अगर आप कार से जा रहे हैं तो इट विल टेक 5 मिनट्स, या फिर अगर मान लीजिए आप बाइक से जा रहे हैं तो इट विल टेक 3 मिनट्स, और अगर आप साइकिल से जा रहे हैं या पैदल जा रहे हैं तो इट विल टेक 15 मिनट्स और 20 मिनट्स, वॉट एवर। तो ये जो मार्केट के लोकेशन के लिए, मार्केट कहाँ है इसके लिए आप डिस्टेंस को रेफरेंस बना रहे थे या फिर टाइम को रेफरेंस बना रहे थे उसके पोजीशन को जानने के लिए। ठीक वैसे ही कोई सिस्टम, सिस्टम किसको कहते हैं हम लोग? वो थर्मोडायनामिक एंटिटी, यूनिवर्स का वो पार्ट जिसको आप फोकस कर रहे हैं, जिस पर आप स्टडी करेंगे। तो किसी सिस्टम के कंडीशन को बताने के लिए हम लोग स्टेट वर्ड यूज करते हैं। इट मीन्स स्टेट इज द कंडीशन ऑफ अ सिस्टम एट एनी टाइम। किसी सिस्टम का किसी टाइम पर क्या कंडीशन है, यानी वो कहाँ है, उसका वेरिएबल्स क्या क्या है, ये जो बताते हैं हम लोग, उसी कंडीशन को कहते हैं स्टेट ऑफ द सिस्टम। तो जैसे हम लोग अपने स्टेट को यानी अपने पोजीशन को बताने के लिए आइदर डिस्टेंस या फिर टाइम के सहारे से हम लोग बताते हैं कि किस पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पर हम लोग कहाँ पर हैं। ठीक वैसे ही सिस्टम किस कंडीशन में है, और सिस्टम के कंडीशन को ही हम लोग स्टेट कह रहे हैं। तो सिस्टम किस स्टेट पर है, उसके स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज है और कुछ मेजरेबल प्रॉपर्टीज है, या आप कहिए कुछ थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज है। क्योंकि थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज ऐसा नहीं है कि कुछ नायाब सा चीज है, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज या मेजरेबल प्रॉपर्टीज को ही हम लोग थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी कह रहे हैं। क्योंकि थर्मोडायनामिक्स में हम लोग उसको बार बार यूज करेंगे, इसलिए उसको थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज भी कहने लग जा रहे हैं। अदरवाइज हर वो प्रॉपर्टी जिसको हम लोग मेजर करते हैं, कर पाते हैं, हम लोग उसी को कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल क्वांटिटीज। तो स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस फिजिकल या कहो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज को हम लोग यूज करते हैं, दोज प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड स्टेट वेरिएबल्स। क्योंकि अगर उसमें से कोई एक चीज भी वैरी कर जाए, जैसे अगर मैं कहूं कि मैं कंटिन्यूअसली मार्केट के लिए चल रही थी, लेकिन अगर मेरा डिस्टेंस चेंज हो रहा है तो इसका मतलब है कि मेरा स्टेट भी चेंज हो रहा है, मेरा पोजीशन भी चेंज हो रहा है। टाइम जैसे जैसे बीत रहा है, मार्केट से मेरा डिस्टेंस वैसे वैसे कम होता जा रहा है और मेरे घर से मेरा जो पोजीशन है वैसे वैसे दूर होता जा रहा। तो ठीक वैसे ही अगर स्टेट वेरिएबल्स चेंज हो जाए, तो क्योंकि थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल्स पर ही डिपेंड करता है, सो या ऐसे कह सकते हो कि स्टेट वेरिएबल वो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी है जो किसी सिस्टम का स्टेट डिस्क्राइब करता है। और इसलिए अगर उसमें से एक या एक से ज्यादा क्वांटिटी चेंज हो जाए, यानी अगर स्टेट वेरिएबल्स चेंज हो जाए, तो हम लोग कहते हैं स्टेट भी चेंज हो जाएगा। एंड व्हाट आर द स्टेट वेरिएबल्स? दे आर प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम एक्सेट्रा। अगर इसमें से कुछ भी चीज चेंज हो जाए तो हम लोग कहते हैं कि सिस्टम का स्टेट चेंज हो गया। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए समझो, मान लो मेरे पास कोई एक गैस है
और गैस अभी मेरे पास जो है वो 200 केल्विन पर था। क्योंकि वो 200 केल्विन पर था, मान लो गैस जो है वो किसी क्लोज कंटेनर में है, वॉल्यूम ऑफ गैस इज 2 लीटर एंड जस्ट फॉर एग्जांपल मान लो प्रेशर इज 1 atm। थोड़े समय के बाद गैस को जस्ट फॉर एग्जांपल कि गैस को जो है वो थोड़ा सा मैंने कूल कर दिया और कूल करके उसके टेम्परेचर को पहुंचा दिया 100 केल्विन पर। नाउ व्हाट हैपेंड, बिकॉज गैस वाज प्रेजेंट इन क्लोज कंटेनर, तो वॉल्यूम तो उसका वही रहेगा, स्टेट्स ऑफ मैटर में पड़े हो, क्लोज कंटेनर है तो वॉल्यूम तो चेंज होना नहीं है। लेकिन क्योंकि टेम्परेचर देखो यहाँ पर कम हो जा रहा है, इसका मतलब है कि प्रेशर जो है वो भी कम हो जाएगा, वो 1 atm के कंपैरिजन में अभी 0.5 atm हो जाएगा। अब क्योंकि हम कह रहे हैं कि यहाँ टेम्परेचर, अगर हम यहाँ वॉल्यूम लिखते V1, यहाँ लिखते टेम्परेचर T1 एंड प्रेशर P1, तो वॉल्यूम अगेन हेयर इज V1, लेकिन टेम्परेचर देखो चेंज हो गया, प्रेशर देखो चेंज हो गया। तो मैंने क्या कहा कि अगर स्टेट वेरिएबल्स में से कोई एक टर्म भी चेंज हो जाए तो हम लोग कहेंगे कि सिस्टम का स्टेट चेंज हो गया। यानी अगर हम इसको स्टेट 1 कह रहे थे तो अब हम कहेंगे कि सिस्टम कहाँ आ गया, स्टेट 2 पर आ गया। और मान लो फिर हम गैस को हीट कर दे और हीट करके फिर से हम उसको 200 केल्विन पर ला दे तो प्रेशर खुद ब खुद 1 atm हो जाएगा और तब हम कहेंगे फिर से सिस्टम का स्टेट जो है वो स्टेट 1 ही हो गया। यानी आप ये कह सकते हैं कि अगर स्टेट वेरिएबल चेंज हो तो सिस्टम का स्टेट चेंज हो सकता है, या फिर आप ऐसे कहेंगे कि स्टेट वेरिएबल्स पर ही किसी सिस्टम का स्टेट डिपेंडेंट है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट आर स्टेट फंक्शन। क्योंकि टर्म काफी मिलता जुलता है तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा अगर चीजों को समझते हुए आगे बढ़ोगे तो। देखो, फंक्शन वर्ड का मतलब ही होता है डिपेंडेंट। अगर कभी मैथ्स में ऐसे लिखते हो कि y इज फंक्शन ऑफ x, इसका मतलब क्या होता है, y x पर डिपेंड कर रहा है, अगर ये चेंज हो जाएगा तो ये भी चेंज हो जाएगा। तुम ऐसे समझो बल्कि कि थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज, मतलब हम हीट के लिए बात करें, वर्क के लिए, एनर्जी के लिए, हीट कैपेसिटी के लिए, इंथैल्पी के लिए, फ्री एनर्जी, जो भी टर्म तुम, जो भी प्रॉपर्टीज तुम इस चैप्टर में डील करोगे, so all those thermodynamic properties have been divided into two category। ये जो कैटेगरी है डिवीजन का, एक टाइप जो है वो स्टेट फंक्शन और दूसरा जो है वो पाथ फंक्शन। तो ये हम लोग इस बेसिस पर क्लासिफाई कर रहे हैं कि वो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी क्या स्टेट बदलने से बदलेगा या पाथ उस स्टेट को, मान लो जैसे ये इनिशियल स्टेट था, ये फाइनल स्टेट था, तो यहां से यहां तक पहुंचने के लिए हम कौन सा पाथ अडॉप्ट किए हैं उस पर डिपेंड करेगा। अगर वो पाथ पर डिपेंड करेगा तो कहेंगे पाथ फंक्शन, और अगर वो उसको सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट से मतलब है तो हम लोग उसको कहेंगे स्टेट फंक्शन। जैसे मान लो तुम यहां से शुरू किए, ये तुम्हारा घर है, होम, और ये मार्केट मान लो तुम्हारे घर से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, ये मार्केट है। साइकिल को आप कंसीडर करिए सिस्टम, और आप साइकिल के ऊपर जो है फोर्स लगा रहे, क्योंकि आप साइकिल के लिए सराउंडिंग हो गए, अगर साइकिल सिस्टम है तो आप सराउंडिंग है, आप साइकिल पर फोर्स लगा रहे हैं जिसकी वजह से साइकिल जो है वो डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है और वो आपको मार्केट तक पहुंचा रहा है। तुम बहुत अच्छे हो, अच्छे इन द सेंस कि तुम मार्केट जब जाना होता है तो तुम सीधे मार्केट ही जाते हो, ये पाथ तुम्हारा है यू, ठीक है। यू को पूरा लिखेंगे क्योंकि यू से ना इस चैप्टर में इंटरनल एनर्जी को रिप्रेजेंट करते। तुम्हारा एक फ्रेंड है, वो अपने घर से निकलता है जो कि बिल्कुल तुम्हारे घर के ही पास है, या समझो तुम्हारे घर में ही वो था, लेकिन उसको भी मार्केट ही पहुंचना है। लेकिन वो तुम्हारे घर से निकलता है और तुम्हारे घर से निकलने के बाद वो फिर अपने एक आंटी के घर जाता है जो तुम्हारे घर से 2 किलोमीटर पर है, वही साइकिल चलाता है और वो भी उतना ही फोर्स लगा पाता है साइकिल पर जितना तुम लगा पाते हो। एक एग्जाम्पल के लिए ऐसा कंसीडर करो।
फिर वो तुम्हारी आंटी के घर में रुका और उसके बाद फिर से जो है वो साइकिल चलाना शुरू किया। वो एक उसका स्टेट हुआ और फिर वो साइकिल चलाना शुरू किया और उसके बाद वो किसी फ्रेंड के घर चला गया जो कि 4 किलोमीटर वहां से था। और फिर जो है वो घूमते फिरते वापस वो भी वहीं पहुंच गया जहां तुम थे, यानी मार्केट, जो कि मान लो 3 किलोमीटर था। मेरे सवाल को जरा सा समझना। यहाँ फिजिक्स में अगर हम बात करते हैं और हम तुमसे पूछते हैं कि बताओ क्या डिस्टेंस सेम हुआ, तुम्हारा और तुम्हारा फ्रेंड जो डिस्टेंस ट्रेवल किए हो, यानी दोनों का जो साइकिल डिस्टेंस ट्रेवल किया, क्योंकि साइकिल को सिस्टम कंसीडर करने के लिए कहा था, क्या वो सेम है? तो तुम अगर फिजिक्स अब तक तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कम से कम बहुत अच्छे से सीख ही गए होगे, तो तुम समझ पा रहे हो कि नहीं, डिस्टेंस तो चेंज हो गया। तुम सिर्फ 5 किलोमीटर चले और तुम्हारा फ्रेंड जो है वो 9 किलोमीटर चल के गया। ये 2, 4 एंड देन 3। लेकिन अगर हम पूछते हैं डिस्प्लेसमेंट, तो फिजिक्स में पढ़े हो कि डिस्प्लेसमेंट को तुम कौन सा पाथ अडॉप्ट करते हो उससे मतलब नहीं है, उसको इनिशियल फाइनल पोजीशन से मतलब है। ठीक वैसे ही अगर हम तुमसे पूछते कि मान लो ये जो तुम्हारा फ्रेंड था ये आंटी के घर गया और फिर अपने फ्रेंड के घर गया, अगर वो वहां रुकता नहीं, वो सिर्फ इस रूट को फॉलो करता, तुम भी कंटिन्यूअसली साइकिल चला रहे, वो भी कंटिन्यूअसली साइकिल चलाता हुआ, दोनों अल्टीमेटली मार्केट तक पहुंचे। हम तुमसे ये पूछते कि बताओ क्या दोनों इक्वल वर्क किए हो साइकिल के ऊपर, तो क्या तुम्हारा आंसर ऐसा होता कि हाँ दोनों इक्वल वर्क किए हैं? नहीं ना, तुम कम वर्क किए और तुम्हारा फ्रेंड ज्यादा वर्क किया, और इसलिए जब मार्केट पहुंचोगे तो तुमको थोड़ी कम गर्मी लगेगी, लेकिन तुम्हारा फ्रेंड अगर ठंडे के दिन में स्वेटर भी पहना था तो उसका मन करेगा हम स्वेटर जो है वो खोल के फेंक दे, इतनी उसको गर्मी लगेगी, यानी हीट जो है जनरेट उससे ज्यादा होगा तुम्हारे कंपैरिजन में। यानी आप ये कह सकते हैं कि हीट और वर्क को इस बात से फर्क पड़ता था कि कौन सा रास्ता आप अडॉप्ट किए हैं। यानी सिस्टम जो है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट, देखो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम है, लेकिन पाथ सिर्फ आप चेंज कर दिए हैं। तो मैंने क्या कहा, हीट और वर्क, और एकदम सिंपल है, एकदम आसान है याद रखना, होमवर्क याद रखो, होमवर्क। जो स्मार्ट तरीके से करेगा उसका होमवर्क जो है वो जल्दी हो जाएगा, उसको कम थकान है, और जो स्मार्ट तरीके से नहीं करेगा, लंबा रास्ता अडॉप्ट करेगा, होमवर्क करने में उसको ज्यादा जो है वर्क एफर्ट लगाना पड़ेगा, ज्यादा हीट जनरेट होगा, ऐसे समझो। H फॉर हीट एंड W फॉर व्हाट, वर्क। ये दोनों चीज जो है, दीज टू थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज आर पाथ फंक्शन। यानी इसको स्टेट से कोई मतलब नहीं है, इसको इस बात से मतलब है कि सिस्टम जो है वो स्टेट तक पहुंचा कैसे, वो अपने इनिशियल से फाइनल स्टेट तक पहुंचने के लिए कौन सा पाथ अडॉप्ट किया है। यानी हम कह रहे हैं कि हीट एंड वर्क दे आर पाथ फंक्शन, दे आर पाथ डिपेंडेंट, उसको पाथ से मतलब है। ये H फॉर हीट एंड W फॉर व्हाट, वर्क। और इस दोनों को छोड़ करके जो भी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी तुम यहां पढ़ोगे, ऑल आर स्टेट फंक्शन। अगेन आई विल से, स्टेट फंक्शन हम लोग वैसे थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी को कह रहे हैं which depends only on initial and final state. पाथ से वो इंडिपेंडेंट है, they depend only on initial and final state. पहले आप कहाँ थे और बाद में आप कहाँ पहुंचे, बीच में क्या हुआ उससे कोई मतलब नहीं है, they are path independent. और इस चैप्टर में तुम जो भी, मैं बार बार कह रही हूँ, हीट और वर्क को छोड़ करके तुम जो भी पढ़ोगे, तुम इंटरनल एनर्जी, तुम गिब्स एनर्जी, इंथैल्पी, और जो भी कुछ तुम पढ़ोगे, ऑल आर स्टेट फंक्शन, दैट मीन्स दे डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। एक और चीज जो तुमको यहाँ समझना चाहिए, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि स्टेट फंक्शन वो है जो स्टेट पर डिपेंड करता है, मेरी बात ध्यान से समझना, स्टेट फंक्शन वो है जो कि स्टेट पर डिपेंड करता है, स्टेट चेंज होने से वो चेंज हो जाएगा। और फिर मैंने क्या कहा, स्टेट खुद किस पर डिपेंड करता है, स्टेट वेरिएबल्स पर डिपेंड करता है। यानी अगर स्टेट वेरिएबल चेंज हो जाए, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम में से कोई चीज चेंज हो जाए,
तो स्टेट चेंज हो जाएगा, और अगर स्टेट चेंज हो जाएगा तो स्टेट फंक्शन चेंज हो जाएगा। यानी आप सीधा ये कह सकते हैं कि स्टेट फंक्शन स्टेट वेरिएबल्स के बदलने से बदलता है, अदरवाइज नहीं बदलता है। ठीक है। एक और चीज जो यहां तुम समझो कि जब कभी भी हम लोग स्टेट फंक्शन के लिए बात करते हैं, यानी वैसे थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी के लिए बात करते हैं विच आर स्टेट फंक्शन, तो एब्सोल्यूट क्वांटिटी बहुत आपको यूजफुल नहीं है। आपको वैसे थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज के लिए चेंजेस चाहिए होता है। जैसे अब अगर यहां मैंने कहा जैसे कि हीट और वर्क को छोड़ दो तो ऑल आर स्टेट फंक्शन, सो यू कैन से इंटरनल एनर्जी लाइक गिब्स एनर्जी जब हम लोग बात करेंगे, इंथैल्पी हम लोग बात करेंगे, या खुद प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम हम बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये सब चीज प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम, मैंने क्या कहा कि अगर इसमें से कुछ भी चेंज होता है तो स्टेट चेंज होता है, यानी अगर स्टेट चेंज हुआ है तो ये सब चेंज होता है। So they are also dependent on state and that's why they are considered as state function. देखो मैंने क्या कहा कि अगर स्टेट वेरिएबल्स में से कोई एक या एक से ज्यादा वेरिएबल चेंज हो जाए तो स्टेट चेंज हो जाएगा। आपके सिस्टम का स्टेट अपने इनिशियल स्टेट से चेंज हो जाएगा, वो दूसरे स्टेट पर आ जाएगा। लेकिन अगर एक या एक से ज्यादा वेरिएबल्स चेंज हो रहा है तो कोई वेरिएबल ऐसा भी तो होगा कि जो चेंज नहीं होता होगा। जैसे इस एग्जाम्पल में स्टेट 1 से स्टेट 2 पर जब सिस्टम जा रहा है तो देखो वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक वैसे ही कहीं टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, हो सकता है कभी प्रेशर कांस्टेंट रहे। तो इस बेसिस पर कि जब सिस्टम अपना स्टेट चेंज करता है उस दौरान कौन सा थर्मोडायनामिक या कहो फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट रहता है, इसके बेसिस पर हम लोग प्रोसेसेस को कुछ कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं। क्या क्या टाइप? तो एक आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस। टर्म के मीनिंग को समझोगे तो तुमको खुद ही समझ में आ जाएगा कि इस प्रोसेस का कंडीशन क्या होगा। आइसोकोरिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, और एक साइक्लिक प्रोसेस। एक एक करके बात करेंगे सबके लिए। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। देखो पहले ही मैंने कहा कि अगर तुम टर्म का मीनिंग समझोगे तो तुमको खुद ही समझ में आ जाएगा कि इस प्रोसेस में क्या होगा। आइसो वर्ड का मतलब हम लोग क्या कहते हैं? इक्वल, एंड थर्मल हियर इज फॉर टेम्परेचर। अगर आपका प्रोसेस स्टेट बदले, लेकिन जैसे मान लो किसी इस जगह से सपोज करो इस जगह पे पहुंचे, मान लो हम अपने लिए ही बात करें कि हम यहाँ से चले और यहाँ तक पहुंच गए और हम अपने आप को सिस्टम कंसीडर कर रहे थे, लेकिन इस दौरान टेम्परेचर बिल्कुल भी चेंज ना, टेम्परेचर सेम रह जाए। हम यहाँ से चले, ये मान लो तुम्हारा था स्टेट 1 और ये हो गया स्टेट 2, और हम कहते हैं कि यहाँ भी टेम्परेचर वॉज T1, यहाँ भी टेम्परेचर वॉज T2। बाकी वेरिएबल्स प्रेशर का क्या हुआ, वॉल्यूम का क्या हुआ, वो हम नहीं कह रहे, लेकिन हम ये कह रहे कि टेम्परेचर जो है वो सेम रह गया। यहाँ T1 था और यहाँ T2 था, दोनों सेम है। और यू कैन से अगर यहाँ पर T1 है तो यहाँ पर भी T1। अगर तुम ऐसा कहते हो तो इसका मतलब है कि स्टेट चेंज हुआ, प्रोसेस हुआ, लेकिन उस प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो वैसे प्रोसेस को जिसके पूरे प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर चेंज नहीं होता, चेंज के लिए हम लोग या तो dt लिखते हैं, तो कह सकते हो चेंज इन टेम्परेचर इज 0। और मान लो बात करेंगे कि रिवर्सिबल में स्मॉल चेंजेस होता है इसलिए स्मॉल dt लेते हैं, और कहीं पर सपोज करो कोई कहेगा कि टीचर हम डेल्टा t जो देखे वो डेल्टा कैपिटल वाला देखे, आई विल से ठीक है वो भी देखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम ऐसे लिख रहे हो या ऐसे लिख रहे हो। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ तो आप कहेंगे कि आपका प्रोसेस कैसा है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। जैसे कभी कभी ऐसा होता है किसी चीज के सिंथेसिस वगैरह के समय
कि जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा सा राइज होता है, ये चीज को और तुम देख रहे हो, जिस समय गर्मी में हम लोग एसी चलाते हैं, तो एसी का आप क्या करते हैं, टेम्परेचर मान लो सपोज करो तुम 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे या 22 डिग्री सेंटीग्रेड पे सेट कर दियो, तो क्या होता है, इस चीज को देखे होगे कि जैसे ही आपका 20, अगर 20 इनिशियल नहीं, एक बार आपका 22 अचीव हो गया, उसके बाद तुम इस चीज को देखते होगे कि वो टेम्परेचर आपका जो है वो कांस्टेंट रहता है। 22 पे सेट कर रहे हैं, मतलब क्या, टेम्परेचर आपका थ्रू आउट जो है वो 22 ही रहने वाला है, वो राइज नहीं करने वाला, वो उससे फॉल भी नहीं करने वाला। तो वो सारा प्रोसेस जिस पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहे उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस। अब एक चीज हम और कहेंगे यहाँ पर, क्योंकि इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर बदलने से बदलता है, अगर टेम्परेचर ही चेंज ना हो तो इसका मतलब है इंटरनल एनर्जी, जिसको हम लोग यू से लिख रहे थे, तो कहते हैं डी यू, यानी इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट इज आइसोबारिक प्रोसेस। आइसो वर्ड का मतलब क्या होता है, इक्वल, और बार किसका यूनिट है, याद करो, बार किसका यूनिट होता है, प्रेशर, यस प्रेशर। सो कह सकते हो कि आइसोबारिक प्रोसेसेस आर दोज प्रोसेस ड्यूरिंग विच प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, यानी प्रेशर चेंज नहीं होगा। अब एक सबसे पहला सवाल ये आता है कि प्रेशर चेंज नहीं होने का मीनिंग हम क्या समझेंगे। हम कहेंगे देखो, जैसे मान लो ये एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर में कोई गैस है, ठीक है, या मान लो कुकिंग प्रोसेस ही जब आप करते हैं तो आप दो तरह से कुकिंग करते हैं। एक, जब आप प्रेशर कुक करते हैं किसी को, उसका नाम ही, प्रेशर कुकर का नाम ही प्रेशर कुकर क्यों है, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे हीट राइज करता है, स्टेट्स ऑफ मैटर में बताया है, प्रेशर उसका राइज करता है, इसीलिए उसको कहते हैं प्रेशर कुक। कुकिंग भी हो रहा है, साथ में प्रेशर भी धीरे धीरे उस पर आप डाल रहे हैं। लेकिन जब तुम ओपन कंटेनर में कुछ काम करोगे, कोई कुकिंग कर रहे हो, या फिर मान लो कभी कभी ऐसा भी होगा, तुमको यहाँ जब डील करेंगे, और फिजिक्स में भी ये थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े हो, कि मान लो एक गैस है और ये पिस्टन लगा हुआ है, लेकिन ये पिस्टन जो है वो मूवेबल है, ये फ्री पिस्टन है। फ्री मतलब जिस तरफ इसको नेट प्रेशर लगेगा ये अप एंड डाउन उधर हो सकता है, इस पर हम कुछ बोझ बाहर से नहीं डाले, और ये बिल्कुल भी ये फ्रिक्शनलेस है, जिधर इस पे नेट डालोगे आप ये उधर चला जाएगा, नो फ्रिक्शन इज देयर, बहुत स्मूथ ये वाला पिस्टन है आपका, अप एंड डाउन जाता है जिस तरफ भी उसको नेट प्रेशर लगे। तो हम लोग इसको हम एग्जांपल ले सकते थे आइसोबारिक प्रोसेस के लिए, कि यहाँ पर अभी जो भी प्रोसेस होता है वो आइसोबारिक होता है। जैसा मैंने कहा कि ओपन कंटेनर में जब तुम कुकिंग करते हो, मान लो ये कोई ओपन कंटेनर है, इसमें आप किसी चीज को रखे हुए हैं, तो इस पर बस एक ही प्रेशर लग रहा है, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो 1 atm का होता है, जो हम लोग सबके ऊपर लग रहा है हमेशा। तो ऐसे भी समझ सकते हो कि खुले कंटेनर में जो भी प्रोसेस हम लोग करेंगे, या मान लो ओपन कंटेनर में जब हम लोग कुकिंग करते हैं, या अगर हमारा लीड, हालांकि ऐसा फ्रिक्शनलेस नहीं होता, लेकिन मान लो अगर कभी ऐसा होता कि अगर लीड लगा भी है तो इट्स टोटली फ्रिक्शनलेस, और ये आराम से ऊपर नीचे जो है वो मूव कर पाता, मूवेबल फ्रिक्शनलेस अगर लीड होता, तो इन दैट केस हम कह सकते थे कि प्रेशर कांस्टेंट है। यानी जब जब कभी तुमको कोई प्रोसेस देंगे और तुम ये देखोगे कि वो ओपन कंटेनर में हो रहा है, तुम समझोगे प्रेशर कांस्टेंट। इसका मतलब, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, इनिशियल और फाइनल प्रेशर से, सो यू कैन से चेंज इन प्रेशर विल बी व्हाट, जीरो। और कहेंगे द प्रोसेस विच टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड व्हाट, आइसोबारिक प्रोसेस। देखो कि तुम आइसोबारिक प्रोसेस अच्छे से समझ गए हो। नेक्स्ट प्रोसेस इज व्हाट, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसो, अगेन आई विल से, आइसो वर्ड का मतलब मैंने क्या बताया, आइसो का मतलब सेम, बार बार कह रहे हैं, या इक्वल। कोरिक वर्ड यहाँ पर यूज हो रहा है वॉल्यूम के लिए, यानी आइसोकोरिक प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें प्रोसेस के दौरान वॉल्यूम सेम रह जाए, यानी वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। एंड इफ आई से वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, इसका मतलब क्या, चेंज इन वॉल्यूम ना हो। कोई कहेगा इसका मतलब हम क्या समझेंगे, यानी डेल्टा वी जीरो। और बार बार हम कह रहे हैं कि अगर आप डेल्टा बिगर चेंज नहीं ले रहे, आप स्मॉलर चेंज ले रहे, सो यू कैन से डीवी इक्वल्स टू व्हाट, जीरो। तुम्हारी मर्जी, तुम ऐसे ले रहे हो या ऐसे ले रहे हो, जैसे भी ले रहे हो। अब सवाल है कि वॉल्यूम कांस्टेंट का क्या मतलब हम समझते हैं। तो हम कहेंगे वॉल्यूम कांस्टेंट कहने का मतलब ये हुआ, जैसे इसमें मैंने कहा, क्या कहा था, कि जिस तरफ नेट
फोर्स तुम लगाओगे तुम्हारा पिस्टन उस तरफ ही अप एंड डाउन होगा। लेकिन जब हम कहते हैं आइसोकोरिक यानी वॉल्यूम आपका फिक्स्ड हो गया, जैसा कि प्रेशर कुकर में आप स्टीम को ऑप्शन नहीं देते कि इस वॉल्यूम के बियॉन्ड वो जा सकता है। अगर आपका विसल अच्छे से क्लोज्ड है तो जब तक विसल ब्लो नहीं होता, आपका जो भी इसमें आप कोई लिक्विड को वेपर में चेंज कर रहे हैं या कुकिंग कर रहे हैं, तो वॉल्यूम इतना ही रहता है और ये टाइम के साथ चेंज नहीं होता। तो अगर आपके पास एक क्लोज कंटेनर है, और क्लोज भी कैसा क्लोज, तो हम कह रहे हैं वो टाइट होना चाहिए, वो ऐसा फ्रीली मूवेबल नहीं होना चाहिए, फिक्स्ड अगर है तो क्लोज कंटेनर जो है दैट विल बी एग्जाम्पल। अगर क्लोज कंटेनर में आप या क्लोज वेसल में आप कोई प्रोसेस करवा रहे हैं, सो दैट विल बी द एग्जाम्पल ऑफ, उसमें जो भी चेंजेस होगा दैट विल बी एग्जाम्पल ऑफ आइसोकोरिक चेंज, और यू कैन से आइसोकोरिक प्रोसेस ड्यूरिंग विच वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। देखो एक चीज हम और कहेंगे यहाँ से, क्योंकि तुम जो है वो याद करो पीबी ग्राफ स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़े हो कि अगर हम लोग कहते हैं कि ये मेरा मान लो प्रेशर है और इस तरफ अगर हम वॉल्यूम को दिखाते हैं तो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता था, इसलिए हम लोग ग्राफ को ऐसे दिखाते थे, राइट। अब मेरी बात ध्यान से समझो, और इस ग्राफ को क्योंकि ये हम लोग कांस्टेंट टेम्परेचर पर ड्रॉ करते थे तो हम लोग कहते थे टेम्परेचर पूरे टाइम आपका गैस का सेम है, इसीलिए इस कर्व को हम लोग आइसोथर्म भी कहते थे कि ये रिलेशन है प्रेशर और वॉल्यूम का एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कहोगे ये हम यहाँ क्यों कह रहे हैं? हम इसलिए कह रहे हैं कि जब तुमको प्रोसेस आइडेंटिफाई करना होगा तो तुम इसी बात को ध्यान दोगे। जैसे मान लो हम कहते हैं कि कोई गैसियस सिस्टम है जो कि यहां से यहां तक पहुंचा, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मान लो ये था इसका स्टेट 1 और ये था स्टेट 2, इसी ग्राफ में हम तुमको ऐसा दिखा रहे हैं। तो अगर तुम ठीक ठाक कॉन्सेप्ट समझ गए हो तो तुम ये समझ रहे हो कि यहां से यहां तक पहुंचा, इसका मतलब है प्रेशर का वैल्यू दोनों जगह पर सेम है, यही वाला मान लो ये पी डैश है तो इट इज पी डैश, लेकिन वॉल्यूम सेम नहीं है। देखो यहाँ पर ये वॉल्यूम V1 था, यहाँ पर ये वॉल्यूम क्या है V2 है। सो वॉल्यूम इज चेंजिंग, क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो रहा है इसीलिए कि आइसोकोरिक तो नहीं है लेकिन प्रेशर सेम है, इसीलिए ये आइसोबारिक प्रोसेस का एग्जाम्पल होगा। देखो कि ये अच्छे से समझे हो। नेक्स्ट प्रोसेस इज एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस वैसे प्रोसेस को कहते हैं जिसमें सिस्टम कैन नॉट एक्सचेंज हीट विद सराउंडिंग, यानी हीट ऑफ सिस्टम जिसको हम लोग कहते हैं, ऐसे समझो हीट ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ये जो है ये आपका कांस्टेंट है, यानी आप ये कह सकते हैं कि हीट एब्जॉर्प्शन और रिलीज नहीं होगा, यानी चेंज इन हीट जिसको तुम DQ लिखते हो दैट विल बी व्हाट, जीरो। एडियाबैटिक प्रोसेस तभी होता है जब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो बाउंड्री है वो एडियाबैटिक हो। अब सवाल है कि एडियाबैटिक बाउंड्री किसको कहते हैं, और उससे पहले सवाल है कि बाउंड्री कहते हैं किसको है। तो दैट रियल और इमेजिनरी लाइन विच सेपरेट सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग, जो सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करता है, हम लोग उसी रियल या इमेजिनरी लाइन को बाउंड्री कहते हैं। सवाल है क्यों कह रहे रियल और इमेजिनरी? हम कहेंगे देखो मान लो एग्जाम्पल के लिए कि मेरे पास एक कप चाय है और हम चाय को कंसीडर कर रहे हैं सिस्टम, चाय को, सिर्फ चाय को हम सिस्टम कंसीडर किए, ओनली टी, कप को नहीं, इसको हम कंसीडर किए हैं सिस्टम, और मेरा सारा स्टडी हम इसी पर फोकस करेंगे। तो इस चाय को छोड़ करके रिमेनिंग ऑल पार्ट ऑफ यूनिवर्स इज थियोरेटिकली वही उसका सराउंडिंग होगा, वो रूम, तुम, पेन, पेंसिल, टेबल जिस पर वो कप रखे हुए हो, ऑल आर सराउंडिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर सिस्टम। और चाय को सराउंडिंग से सेपरेट कौन कर रहा है? तो तुम्हारे कप का वॉल, ये कप का जो वॉल है दिस इज कप वॉल जिसको तुम कह रहे हो, इसी को हम लोग कह रहे हैं बाउंड्री, या उसी का एक अच्छा नाम वॉल भी होता है। बाउंड्री कहो या वॉल कहो एक ही चीज है।
यहाँ पर अगर कोई हमसे पूछता कि ये बाउंड्री कैसा है, तो हम कहते हैं ये बाउंड्री कैसा है, रियल, क्योंकि सच में कप का अपना एक वॉल है। लेकिन मान लो हमको मन करता कि सिर्फ मेरे इस हाथ को जो है वो आप सिस्टम कंसीडर करिए, मेरे पूरे हाथ को आप सिस्टम कंसीडर कर लीजिए, रिमेनिंग ये पूरा पार्ट जो है वो सराउंडिंग हो गया, तुम सराउंडिंग हो गए, बाहर आउटसाइड रूम सराउंडिंग हो गया, सारा कुछ सराउंडिंग हो गया। तो यहाँ मेरे हाथ और बाकी के पार्ट को सेपरेट करने के लिए कोई सच का लाइन या कोई रियल वॉल आपको नहीं दिख रहा। आप एक इमेजिन करेंगे कि यहाँ टीचर का हाथ जो है वो खत्म हो जा रहा है, या मान लो इतने दूर के एयर को हम कहें कि चलो कंसीडर कर लो, एक ही रूम का हाफ एयर जो है वो कंसीडर कर लो सिस्टम, और रिमेनिंग बाकी सब सराउंडिंग का पार्ट हो गया। तो यहाँ कोई लाइन ड्रॉ किया हुआ नहीं है, तुमको मन से समझना होगा, एक इमेजिनेशन करना होगा कि यहाँ तक सिस्टम है और बाकी सारा पार्ट जो है वो सराउंडिंग हो गया। तो इस बेसिस पर कि आपका सिस्टम रियल में सराउंडिंग से जो वो सेपरेटेड है, तो उसके लिए कोई रियल पार्टीशन है या नहीं, इसके बेसिस पर हम लोग बाउंड्री को, मैंने क्या कहा, दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। बाउंड्री कैन बी अ रियल बाउंड्री, इट कैन बी एन इमेजिनरी बाउंड्री। देखो कि तुमको इतना बात अच्छे से समझ में आया है। दूसरा क्लासिफिकेशन बाउंड्री का इस बेसिस पर है कि तुम्हारा बाउंड्री अपने प्लेस पर ही रहेगा, यानी फिक्स्ड है, या तुम्हारा बाउंड्री जो है वो धीरे धीरे खिसकेगा भी, यानी वॉल तुम्हारा धीरे धीरे मूव भी करेगा। अब कहोगे ये हम कैसे समझेंगे, हम कहेंगे देखो घर का जो वॉल है, मान लो रूम को तुम एक सिस्टम कंसिडर किए हो, तो वॉल जो है वो फिक्स्ड है, वो अपने जगह से मूव नहीं कर रहा। लेकिन कभी बैरिकेटिंग को देखे हो, पुलिस जब मान लो कभी ऐसा हुआ कि कोई भीड़ है, गैदरिंग है, उसको पुलिस जो है वो स्प्रेड करना चाहती है, वो एक बैरिकेटिंग लगाती है, और फिर लोग धीरे धीरे क्या करते हैं, बैरिकेटिंग को थोड़ा थोड़ा ठेलना शुरू करते हैं, तो वहां जो वो वॉल है वो मूव कर रहा है ना। तो वैसे ही कह रहे फिक्स्ड है या फिर आपका मूवेबल है, फिक्स मतलब रिजिड है, या फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल कहने का मतलब क्या है, मूव कर सक रहा है। जैसे हम यहाँ पर तुमको बताए थे कि देखो ये सपोज करो तुम्हारा गैस है, और ये जो पिस्टन है ये फ्रीली मूव कर रहा है, तो मान लो प्रेशर अगर अपवर्ड ज्यादा होगा, गैस का प्रेशर ज्यादा होगा, तो पिस्टन ऊपर ठेला जाएगा। लेकिन अगर हम यही चीज इस कप के वॉल के लिए कहते हैं, मतलब कप जो है वो चाय को सराउंडिंग से सेपरेट कर रहा है, तो क्या ये कप का वॉल जो है वो मूव कर रहा है? जवाब है नहीं। तो ये भी कह सकते हो कि ये रियल बाउंड्री है, और अगर हम इसके मूविंग कंडीशन को देख करके क्लासिफाई करें तो दिस इज एग्जांपल ऑफ रिजिड बाउंड्री, और यू कैन से फिक्स्ड बाउंड्री। बाउंड्री को क्लासिफाई करने का एक और तरीका होता है, ये जो थर्ड क्लासिफिकेशन हम लोग बाउंड्री का कर रहे हैं, ये इस बेसिस पर कर रहे हैं कि आपके बाउंड्री से हीट जो है, यानी हीट आपका बाउंड्री, वेदर योर बाउंड्री इज कंडक्टिंग और नॉट, ये कह सकते हो तुम कि उसके कंडक्टिविटी को देख करके हम लोग बात करते हैं कि तुम्हारा बाउंड्री कंडक्टिंग है या नहीं। इसके बेसिस पर हम लोग बाउंड्री को दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। वो बाउंड्री विच इज गुड कंडक्टर और विच कंडक्ट हीट, जिससे हीट एक्सचेंज पॉसिबल हो सके, हम लोग वैसे बाउंड्री को कहते हैं डायाथर्मिक बाउंड्री। एक बार नाम को जो है ना रिपीट करो तो ध्यान रहेगा। डायाथर्मिक, डाया मतलब यहाँ पर कह रहे हैं कि ये अगर आपका सिस्टम है तो ये इसका वॉल हुआ या बाउंड्री हुआ, तो इससे हीट जो है आराम से आ जा पा रहा है, यानी हीट का एक्सचेंज हो पा रहा है। सो दिस विल बी द एग्जांपल ऑफ व्हाट, डायाथर्मिक। दोनों तरफ हीट जो है वो ट्रांसफर हो पाएगा। जैसा हम लोग एग्जांपल के लिए कहते हैं कि मान लो तुम्हारा एक स्टील केन होता है, तो स्टील केन का जो वॉल होता है वो कंडक्टिंग होता है, हीट अंदर भी जाएगा, अगर कोई ठंडा चीज रख दोगे तो सराउंडिंग से हीट अंदर जाएगा। मान लो इस स्टील के केन में आइस रख दिए तो आइस विल मेल्ट आफ्टर सम टाइम, अगर उसको रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिए हो तो। और सपोज करो तुम जो है उसमें एकदम हॉट मिल्क या हॉट वाटर रख दिए हो, और विंटर सीजन है, तब तो और थोड़ा फास्ट स्पीड में तुम इस चीज को ऑब्जर्व कर पाओगे, और तुम 2 घंटे के बाद आते हो, तुम देखते हो कि तुम्हारा दूध ठंडा हो गया। तो क्यों ठंडा हो गया? इसलिए क्योंकि धीरे धीरे सराउंडिंग का जो है टेम्परेचर कम था, तो धीरे धीरे हीट जो है, हीट पहले भी बताए, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, तो सिस्टम से धीरे धीरे हीट चला गया इस वॉल के थ्रू। तो ये एग्जाम्पल हो गया किसका, डायाथर्मिक वॉल का। लेकिन यही चीज अगर हम कहते
कि तुम एक काम करो, तुम थर्मोफ्लास्क के अंदर दूध या पानी रख दो, जो तुमको हम आइसोलेटेड सिस्टम के केस में बताए थे कि मान लो ये एक थर्मोफ्लास्क है और ये थर्मोफ्लास्क का वॉल है। तो अगर हम कहते हैं कि ये थर्मोफ्लास्क का वॉल है, तो क्या तुमको ऐसा लगता है कि यहाँ से हीट जो है वो एक्सचेंज हो पाता? जवाब है बिल्कुल नहीं हो पाता। हीट अंदर का कांस्टेंट रह जाता। तो क्योंकि एडियाबैटिक वर्ड ही का मतलब है हीट कांस्टेंट, हीट एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। यहाँ हीट जो है ना सराउंडिंग का सिस्टम में जा पाता, ना सिस्टम का सराउंडिंग में जा पाता। तो हम लोग ऐसे वॉल को जो कि हीट के एक्सचेंज को कट करता है, या कहो जो कि कंडक्टिंग नहीं होता, हीट का गुड कंडक्टर नहीं है, हम लोग वैसे वॉल को कहते हैं एडियाबैटिक वॉल। तो एंड द नेक्स्ट वन इज साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस किसको कहते हैं? साइक्लिक प्रोसेस को तुम बहुत अच्छे से समझ सकते हो अगर तुमको फिजिक्स का थोड़ा बेसिक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाला चीज याद होगा। ये समझो कि अगर जैसे वहां कहते थे ना कि अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम तो डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, डिस्टेंस भले ट्रेवल हुआ लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। तो वही कह रहे हैं कि मान लो तुम्हारा सिस्टम पहले इस स्टेट पर था। अब मेरी बात ध्यान से समझना, अगर हम कहते हैं इस स्टेट पर था, इसका मतलब है कि उसका स्टेट वेरिएबल का कुछ वैल्यू हमको पता है। स्टेट वेरिएबल्स में क्या क्या बताए थे? प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम, या तो तीनों का वैल्यू आपको पता है। अब हम कह रहे हैं कि वो अपना स्टेट चेंज किया। स्टेट चेंज किया इसका मतलब है जो आपका तीन वेरिएबल था, तीन वेरिएबल मतलब प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, उसमें से कम किसी एक वेरिएबल का वैल्यू चेंज हुआ होगा, तो वो चला गया सिस्टम तुम्हारा स्टेट 2 पर। फिर स्टेट 3 पर आया, फिर से कोई एक वेरिएबल जो है वो चेंज हो गया, लेकिन उसके बाद फिर से घूम फिर करके वो वापस उसी जगह पर चला गया। यानी मान लो एग्जाम्पल के लिए हम कहते हैं यहाँ भी प्रेशर P था, वॉल्यूम V था, लेकिन टेम्परेचर T1 था। यहाँ पर प्रेशर वॉल्यूम वही रहा, टेम्परेचर मान लो T2 हो गया। या मान लो यहाँ पर प्रेशर P1 था, यहाँ प्रेशर P2 था। फिर हम यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है अगेन इट बिकम्स P3 and volume V and temperature T3 just for example, and again फिर से उसका प्रेशर डिक्रीज होकर के P1 और T1 ही हो गया। तो इसका मतलब है कि P1 T1 जब ही हो गया एंड वॉल्यूम इज V1, इसका मतलब है फिर से आप स्टेट 1 पर आ गए। तो अगर कोई सिस्टम खूब घूमे फिरे और घूम फिर करके फिर से अपने इनिशियल स्टेट पर ही आ जाए, ठीक है, उसमें बहुत सारा स्टेप्स हुआ, प्रोसेस चेंज हुआ, बट अगेन इट कम बैक्स टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, देन प्रोसेस इज सेड टू बी अ साइक्लिक प्रोसेस। और साइक्लिक प्रोसेस में क्योंकि एक तरह से कह सकते हो यही तुम्हारा इनिशियल स्टेट था, बीच में बहुत सारा इंटरमीडिएट स्टेट आया, ये फिर ये फिर ये, लेकिन फिर से यही फाइनल स्टेट भी हुआ। यानी इनिशियल एंड फाइनल स्टेट जो है वो आपका सेम है। तो अगर हम कहते हैं इनिशियल एंड फाइनल स्टेट सेम, इट सिंपली मीन्स कि देयर इज नो चेंज इन स्टेट फंक्शन। उस सारे क्वांटिटी में कोई चेंजेस नहीं हुआ होगा जो कि स्टेट पर डिपेंड करता था। ठीक वैसे ही जैसे तुम कहते हो कि कोई यहाँ से चला, फिर यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ गया, लेकिन लास्ट में वो यही पहुंच गया। तो तुम क्या कहते हो कि डिस्टेंस तो वो खूब सारा ट्रेवल किया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट उसका कुछ नहीं हुआ, डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। तो वैसे ही कह रहे हैं कि क्योंकि स्टेट जो है वापस उसी जगह पर आ गया जहां से शुरू किए थे, तो वो सारा थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी जो कि स्टेट बदलने से बदलता होगा, पाथ पर डिपेंड नहीं करता होगा। पाथ पर तो सिर्फ दो ही क्वांटिटी डिपेंड करता है, वर्क और हीट। तो वर्क और हीट यहाँ पर वैरी करेगा, क्योंकि आप पाथ तो फॉलो करके, ऐसा तो है नहीं कि बिना चले हुए यहाँ पहुंच गया सिस्टम। तो सिस्टम के ऊपर कुछ वर्क हुआ होगा या सिस्टम कुछ वर्क किया होगा, नो डाउट। लेकिन जो जो चीज स्टेट पर डिपेंड करता होगा, और हम बताए थे कि वर्क और हीट को छोड़ करके इस चैप्टर में तुम जितना चीज पढ़ोगे ऑल आर स्टेट वेरिएबल्स। लाइक इंटरनल एनर्जी पढ़ चुके, तो इंटरनल एनर्जी इज स्टेट वेरिएबल। तो स्टेट क्योंकि फाइनल और इनिशियल सेम हो गया, इसका मतलब है इंटरनल एनर्जी भी फाइनल और इनिशियल दोनों सेम हो गया, जैसा पहले था बाद में भी वैसे ही हो गया। सो यू कैन से चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी जीरो।
आगे इंथैल्पी पढ़ोगे, दैट इज ऑल्सो स्टेट फंक्शन। पहले ही बता चुके हैं भाई कि सारा चीज हीट और वर्क को छोड़ करके सब जो भी आएगा तुम ये समझो कि सब स्टेट फंक्शन ही तुमको पढ़ना है। तो ये भी क्या हो जाएगा, नो चेंज इन एंथैल्पी। अगर हम कहते हैं आगे तुम गिब्स एनर्जी पढ़ोगे, कोई कहेगा अभी तो हम पढ़े नहीं, हम कहेंगे कोई बात नहीं, हम कह रहे हैं ना कि वर्क और हीट को छोड़ के जो भी पढ़ोगे ऑल आर स्टेट फंक्शन। तो ये भी चेंज जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस है, आपका स्टेट ही नहीं बदला। जब स्टेट ही नहीं बदला तो स्टेट फंक्शन क्यों कह रहे हैं, बिकॉज दे आर फंक्शन ऑफ स्टेट, स्टेट पर डिपेंडेंट है। जब स्टेट ही नहीं बदला तो वो भी नहीं बदला। देखो कि अगर यहां तक समझ गए हो तो इस चीज को तुम एक क्वेश्चन से समझ पाओगे। क्वेश्चन को इसको करते हैं, लेकिन हाँ एक चीज हम जरूर कहेंगे कि पहले अगर लगता है कि नहीं हमको कुछ भी चीज डाउट है तो एक बार पहले सारे प्रोसेसेस को बहुत ध्यान से तुम देख लो कि हाँ हम ये सारा प्रोसेसेस अच्छे से समझ गए हैं, और तब क्वेश्चन देखो कितना फटाफट कर पाओगे। अगर तुम टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस को अच्छे से समझ पाए हो तो तुम इस क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। यहां देखो क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन फॉलोइंग डैश प्रोसेस। ये डैश में हम ये चाहते हैं कि तुम हमको ये बताओ कि ये पूरा प्रोसेस यहां से शुरू हुआ ए से और फिर घूमता हुआ ए पर आ गया, तो ये किस टाइप के प्रोसेस का एग्जाम्पल। वेरी गुड, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ साइक्लिक प्रोसेस। अब आगे का इंस्ट्रक्शन सुनो। टेम्परेचर एट ए बी एंड एफ हम यहाँ पर मार्क कर रहे हैं। यहाँ कह रहा है टेम्परेचर T1 है, यहाँ पर भी कह रहा है T1 है, और यहाँ पर भी कह रहा है T1 है। एंड टेम्परेचर एट C, D एंड E, यहाँ पर कह रहा है T2 है, यहाँ पर भी कह रहा है T2 है, यहाँ पर भी कह रहा है T2। अब तुमसे पूछा जा रहा है, और बाकी पार्ट आपको ग्राफ से समझ में आना है, वो कुछ कह नहीं रहा। ये जरूर बता रहा है क्वेश्चन कि इस एक्सिस पर हम लोग प्रेशर लिए हैं और इस एक्सिस पर हम लोग वॉल्यूम लिए हैं। आई विल से कि क्वेश्चन को ये कम से कम ये ग्राफ को तुम कॉपी करो एंड यू टेक 2 मिनट्स, ट्राई टू सॉल्व ऑन योर ओन। देखो सबसे पहला पूछा जा रहा है कि ए से बी पर जब हम गए तो क्या हुआ। तो ध्यान से पहले देखो, ए से बी पर आप गए तो टेम्परेचर तो पहले नहीं चेंज हुआ, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। और क्या बताएं, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो प्रोसेस कैसा होता है, आइसोथर्मल। ठीक है, और भी 2 वेरिएबल्स है क्योंकि स्टेट वेरिएबल्स प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर आपको तीनों दिया हुआ है। तो अब सवाल ये है कि टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया ए और बी तक जाने में, यानी आइसोथर्मल तो हो गया, लेकिन और कुछ कांस्टेंट है क्या। आई विल से देखो वॉल्यूम तो चेंज हो रहा है क्योंकि इस जगह पर वॉल्यूम का कुछ और मैग्नीट्यूड, यहाँ पर वॉल्यूम का कुछ और मैग्नीट्यूड दिख रहा है। लेकिन प्रेशर देखो यही प्रेशर है, यही दिस प्रेशर इज प्रेशर एट ए। जब स्टेट ए पर था तब भी प्रेशर यही है, और बी पर था तब भी प्रेशर यही है। तो जब प्रेशर कांस्टेंट है तो हम लोग वैसे प्रोसेस को क्या कहते थे, आइसोबारिक प्रोसेस। यानी जब स्टेट आपका ए से बी में चेंज हुआ तो इट इज एग्जांपल ऑफ आइसोबारिक एंड आइसोथर्मल प्रोसेस। अब आ जाओ बी से सी पर, तो ध्यान से देखो बी पर ये था प्रेशर, कुछ भी P1 P2 अपने मन से मान लो। सी पर जब आप आए तो देखिए प्रेशर का वैल्यू चेंज हो रहा है। अब दोनों प्रेशर सेम नहीं है, डिफरेंट है। ठीक, यानी ये बिल्कुल भी आइसोबारिक प्रोसेस तो नहीं है। अब कोई कहेगा कि तो क्या ये आइसोकोरिक है क्या, वॉल्यूम सेम है। आई विल से नो, वॉल्यूम देखो ये है, सी पर वॉल्यूम ये है और बी पर वॉल्यूम ये है, तो बिल्कुल भी सेम नहीं है, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है। टेम्परेचर क्या चेंज नहीं हो रहा, जवाब है बिल्कुल टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है। ध्यान से देखो टेम्परेचर इज ऑल्सो चेंजिंग। ठीक है, तो जब हम कह रहे हैं कि टेम्परेचर यानी आइसोबारिक नहीं है, आइसोकोरिक नहीं है, आइसोथर्मल नहीं है, एंड ऑफ कोर्स साइक्लिक भी नहीं है क्योंकि स्टेट चेंज हो रहा, तो इसका मतलब है ये प्रोसेस कैसा प्रोसेस है, दिस इज एग्जांपल ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, यही एडियाबैटिक प्रोसेस हुआ। नेक्स्ट आ जाओ सी से डी पर, ये था सी, यहां से तुम डी पर आ रहे हो। टेम्परेचर तो सेम है, दिख रहा है T2 T2, यानी टेम्परेचर सेम है इसलिए ये आइसोथर्मल हुआ। अब आ जाओ
सी से डी पर क्या प्रेशर सेम है? आंसर इज नॉट, डेफिनेटली नॉट, बिकॉज यहाँ पर प्रेशर ये है, इस जगह पर प्रेशर ये है, लेकिन वॉल्यूम देखो सेम है। सी का वॉल्यूम भी यही है, दिस वन, और डी का वॉल्यूम भी यही है, दिस वन। तो वॉल्यूम जब सेम होता है, हम लोग वैसे प्रोसेस को क्या कहते थे, याद करो, आइसोकोरिक प्रोसेस। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ आइसोकोरिक आइसोथर्मल प्रोसेस, और यू कैन से आइसोकोरिक आइसोथर्मल चेंज। अब आ जाओ डी से ई पर, और एक आध खुद भी करो जी, सारा हम ही करेंगे तो फिर क्या फायदा। देखो डी से ई में गए, डी से ई में जब आप जा रहे हैं तो आप वॉल्यूम चेंज हो रहा है, डी पर वॉल्यूम कुछ और है, ई पर वॉल्यूम कुछ और है, लेकिन प्रेशर सेम है। देख रहे हो, डी और ई दोनों का प्रेशर यही है। तो क्योंकि प्रेशर सेम है, सो यू कैन से दिस इज आइसोबारिक अगेन। टेम्परेचर भी दोनों जगह पर T2 है, सो आइसोथर्मल। अब ई और एफ फटाफट बोलो। ई से एफ पे गए तो सबसे पहले तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ध्यान से देखो, T2 से T1 हो गया, टेम्परेचर चेंज। वॉल्यूम भी चेंज, यहाँ पर वॉल्यूम कुछ और है, यहाँ पर वॉल्यूम कुछ और है। प्रेशर भी चेंज, क्योंकि यहाँ प्रेशर ये है और यहाँ पर प्रेशर ये है। और क्या कहा कि जब ना आइसोकोरिक आ रहा है, ना आइसोबारिक आ रहा है, ना आइसोथर्मल आ रहा है, ना ही साइक्लिक प्रोसेस है, सो दिस विल बी एग्जांपल ऑफ व्हाट, एडियाबैटिक प्रोसेस। यानी यहाँ पर हीट जो है वो आपका कांस्टेंट रहा होगा। और लास्ट जब आप जा रहे हैं तो आपको फिर से जाना है F से A पर। ध्यान से देखो, जब हम F पर हैं तो ये है मेरा वॉल्यूम, A पर है तो भी यही है मेरा वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम कांस्टेंट। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस। टेम्परेचर आइए, ये भी T1 है, ये भी T1 है, सो आइसोथर्मल प्रोसेस। वॉल्यूम आइए एफ और ए पर तो वॉल्यूम सेम हो गया, लेकिन प्रेशर आइए तो प्रेशर देखिए चेंज है, ये प्रेशर था यहाँ और ये प्रेशर है यहाँ, यानी प्रेशर कांस्टेंट नहीं है। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ आइसोकोरिक आइसोथर्मल प्रोसेस। होप सो कि ये अच्छे से समझ पाए होगे। अगर इस एग्जाम्पल को अच्छे से कर पा रहे हो, मतलब सही कर पा रहे हो, इट मीन्स यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस।